आज हमारा अगला अभ्यास रहेगा दक्षता अभ्यास 2। हम लोगों ने पिछली क्लासों में इसके सभी प्रश्नावलियों को देख लिया है। आइए अब हम एक एक करके दक्षता अभ्यास को देखते हैं। दक्षता अभ्यास में आपको वही प्रश्न मिलेंगे जो हम लोगों ने पिछली एक्सरसाइज में कर लिए हैं। कहने का मतलब क्या है कि उन्हीं पर आधारित प्रश्न मिलेंगे यहाँ पे। ठीक, जैसे प्रश्न नंबर पहला लिखा है -8 की घात 7 है। ये कहा जा रहा है कि इसको गुणा के रूप में लिखिए। किस रूप में लिखना है? गुणा के रूप में लिखना है। तो गुणा के रूप में जब लिखने के लिए जब भी कहा जाए तो हमें करना कुछ नहीं होता है। हम ये देखेंगे कि घात कितनी है। किसी भी संख्या की जितनी घात होती है हम उसको उतने ही बार लिख देंगे। तो यहाँ पे जैसे घात 7 है तो हम इसको -8 यानी जो संख्या है उसे हम कितने बार लिख देंगे? -8 को 7 घात थी तो हम 7 बार लिख देंगे। तो कितने बार हो गए? 1 2 3 4 5 और ये हमारा 6 और ये 7। अगर आप चाहें तो इनको सिर्फ -8 गुणे -8 गुणे -8 भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने ब्रैकेट में लिखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक चिन्ह लगा हुआ है माइनस का, और जब ऋणात्मक चिन्ह लगा हो यानी ऋण का चिन्ह लगा हो तो कोशिश ये करते हैं कि दो चिन्ह एक साथ ना आए, इसलिए हमने चिन्हों को ब्रैकेट के अंदर लगा के रखा है। ठीक, तो -8 की घात 7 का जो गुणा रूप कहा जाए तो ये उसका गुणा रूप है। अगला प्रश्न है, लिखा है -1 की घात 999। ठीक, अब यहां पर ये कहा गया है कि -1 की घात अगर 999 कर दिया जाए तो उसका मान क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमने बताया था कि 1 की घात यानी माइनस की यदि कोई संख्या है और उसकी घात विषम संख्या है, चिन्ह माइनस का लगा हो, और घात फिर देखेंगे घात विषम संख्या है तो जो चिन्ह लगा हो पहले तो वो चिन्ह लगा देना है। क्योंकि विषम संख्या यदि घात है तो जैसा जैसी संख्या होगी मान वैसा ही प्राप्त होगा। यानी कि यदि ऋण की संख्या है तो मान ऋण का प्राप्त होगा, धन की संख्या है तो धन का मान प्राप्त होगा। और यदि घात सम संख्या होती, यहाँ पर यदि घात सम संख्या होती तो चाहे जो चिन्ह लगा हो, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, उसका उत्तर प्लस में ही प्राप्त होता। तो यहाँ पर विषम संख्या थी तो इसलिए जो चिन्ह लगा वो चिन्ह लगा दिया। ये पहला नियम। दूसरा नियम ये कि यदि 1 की घात कुछ भी करी जाए, 1 के अलावा कुछ भी करी जाए, तो उसका जो मान होता है वो एक ही प्राप्त होता है। तो इसका जो हल प्राप्त हो जाएगा वो -1 प्राप्त होगा। ठीक, कितना प्राप्त होगा? -1। बात समझ में आई? कहने का मतलब यह है कि 1 की घात आप कुछ भी करें, मान एक ही प्राप्त होगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है 3 की घात 8 गुणे 3 की घात 12। अब ये कहा गया है का आधार 3 पर घातीय संकेतन बताइए। आधार कितना होना चाहिए? 3, उस पर घातीय संकेतन बताना है। कोई बात नहीं, दोनों संख्याएं जो लिखी गई हैं इनके हम देख रहे हैं आधार बराबर है। आधार यदि बराबर है तो उनको हम एक बार लिखेंगे और घातों को आपस में जोड़ देंगे। तो कितना आ जाएगा? 3 की घात 20, जो कि यही हमारा उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, लिखा है 9 की घात 7, भाग का निशान है, 9 की घात 3, आधार बराबर है। यदि बीच में गुणा का चिन्ह लगा होता तो घातों को हम जोड़ देते, लेकिन यहाँ पर क्या है, बीच में भाग है। तो नियम पता है सभी को, गुणा में घातें जुड़ती हैं लेकिन भाग में घातें घटती हैं। तो हम क्या करेंगे, आधार जब एक समान हो तो एक बार लिख देंगे, घातों को आपस में, भाग है तो घातों को घटा देंगे। तो 9 घात घट जाएगी यानी 4। यदि लेकिन यहाँ पे इसका मान घातीय संकेतन में ही कहा गया था तो सिर्फ इतना ही आ जाएगा। अगला है 8 की घात माइनस 8 की घात 5 -5। ठीक, 8 की घात 5 -5 लिखा हुआ है। तो
अगर हल करें तो 8 की घात कितना प्राप्त होगा? 0, क्योंकि 5 में 5 घट जाएगा। मान कितना प्राप्त होगा? 0। और किसी भी संख्या की घात यदि 0 हो तो उसका मान बिना सोचे समझे सीधा लिख दो 1, क्योंकि किसी भी संख्या की घात यदि 0 है तो उसका मान सदैव 1 प्राप्त होता है। चलिए अगला सवाल। लिखा है 2 की घात 3 की घात 8। 2 की घात 3 है, फिर उसके ऊपर लिखा है 8। तो ये नियम ये कहता है कि यदि किसी संख्या की घात के ऊपर घात है तो हम क्या करेंगे? घातों का आपस में सिर्फ गुणा करा देंगे। यहां भी वही किया जाएगा। 2 की घात 3 है की घात 8, तो 2 की घात 3 और गुणे 8, तो गुणा कराओ तो 2 की घात 8 त्रिक 24, तो 2 की घात 24। अगला प्रश्न है -128 लिखा है, -128, और ये कहा गया है को -2 की घात के रूप में लिखें। ठीक, यानी इसको तोड़ना है, और इसको तोड़ना है किसके रूप, घात के रूप में लिखना है, -2 की घातों के रूप में। कोई बात नहीं, तो 128 के पहले तो गुणनखंड कर डालो भाई। तो गुणनखंड करो 128 के, 2 से कटेगा 64 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 32, फिर 2 से काटो ये आ जाएगा 16, फिर 2 से काटेंगे 8, फिर 2 से काटेंगे 4, फिर 2 से काटेंगे 2, फिर इसके बाद यानी 4 ये था, फिर 2 से काटेंगे तो 1, तो कितने बार आ जाएगा? 2 आएगा आपका 7 बार। तो जब 2 7 बार आएगा तो हम क्या करेंगे? इसको लिख सकते हैं -2 गुणे -2 ऐसे, गुणे -2 गुणे -2, फिर गुणे -2 गुणे -2 और गुणे -2। ये 7 बार 2 आया, तो हम 7 बार -2 लिख देंगे। ठीक, और इसकी जो इसका जो उत्तर प्राप्त होगा क्या? -2 आया है 7 बार, तो -2 लिखेंगे। घात कितनी? 7, क्योंकि इसके गुणनखंड बन रहे हैं 128 का, सीधा सीधा आपको पता है। 2 की घात 6 करते हैं तो 64 होता है, 2 की घात 7 करते हैं तो 128 का प्राप्त होता है। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, है ना? क्यों? क्योंकि घात विषम संख्या है, और विषम संख्या में हमने बताया था जो चिन्ह होता है वही चिन्ह प्राप्त होता है मान में। तो यदि मान ऋणात्मक प्राप्त हुआ है तो इसका मतलब वह संख्या भी ऋण की रही होगी, तो हमने ऋण का लगा दिया, यानी माइनस का ये लगा दिया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न लिखा है 7/9। 7/9 की घात है 2, फिर भाग का चिन्ह लगा है, लिखा है 14/3 की घात 2। अब कह रहा है को सरल कर मान ज्ञात कीजिए। इसको सरल करके मान ज्ञात करना है, कोई बात नहीं, तो हल करो। 7 की घात 2, 7/9 की घात 2 का मतलब 7/9 और गुणे 7/9, यानी इसको 2 बार लिखा जाएगा। ठीक, भाग की जगह पर गुणा का चिन्ह लगा दो, और जैसे ही भाग की जगह पर गुणा का चिन्ह लगाएंगे बाद वाली संख्या पलट जाएगी, तो पलट दो, 3 ऊपर हो जाएगा 14 नीचे हो जाएगा। घात 2 थी तो हम इसको 2 बार लिख देंगे, काट लो। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, इस 3 से ये 3 कट जाएगा। 7 एकम 7, 7 दूना 14, इस 7 से ये 7 दूना 14 कट जाएगा। ऊपर बचेगा सिर्फ 1 बचेगा, नीचे 2 दूना 4, और यही आपका उत्तर होगा। देखो आया ना समझ में? चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9। कहा यह जा रहा है -4 की घात 4 है, किस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम है? गुणात्मक प्रतिलोम कहा गया है, तो गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है पहले तो ये जान लो। देखो हमने पहले बताया था किसी भी संख्या का यदि गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है तो गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि संख्या को हम
पलट दें। पलटने का मतलब क्या है, उसका जो हर हो वो अंश में कर दे और जो अंश हो वो हर में कर दे। तो जैसे ही इस संख्या को पलटेंगे, एक ऊपर चला जाएगा और जो अंश था -4 की घात 4 वो नीचे चला आएगा। ये एक तो उत्तर आपका ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक। दूसरा उत्तर क्या प्राप्त होगा, यदि हम इसको नीचे से ऊपर ले जाएं, कहा नीचे से ऊपर ले जाएं, तो नीचे से ऊपर ले जाने में क्या होगा, तो नीचे से ऊपर ले जाने पर ये जो मान है, जैसे -4 है, नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो ये भी घात -4 हो जाएगी। ठीक। आई बात समझ कैसे, अरे भाई जैसे ही संख्या हर से अंश में जाती है या अंश से हर में जाती है, उसकी घात यदि धनात्मक होती है तो वो ऋणात्मक हो जाती है, और यदि ऋणात्मक होती है तो धनात्मक हो जाती है। यहाँ पर जो -4 था वो तो -4 ही रहेगा। ठीक। लेकिन जो घात थी ये धन की थी, नीचे से ऊपर चली गई, ऋण की हो गई। तो चाहे ये लिखा जाए चाहे ये लिखा जाए, दोनों का मतलब एक ही होगा। ठीक। अगला सवाल देखो। अगला सवाल है, कह रहा पृथ्वी से चंद्रमा की औसतन दूरी यहाँ पे दी गई ना, पढ़ो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 38 करोड़ 44 लाख। ठीक। 38 करोड़ 44 लाख मीटर है। इसे कह रहा वैज्ञानिक संकेतन में लिख लिख दो भाई। वैज्ञानिक संकेतन तो 38 करोड़ 44 लाख लिख दिया। वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है। इसमें क्या कहीं दशमलव लगा है, तो देख रहे हैं कहीं दशमलव नहीं लगा है। तो हो जब दशमलव न लगा हो तो सबसे अंत में मान लेते हैं। दशमलव एक अंक पीछे, यानी संख्या के जो अशून्य अंक हो उसके अंक पीछे ले जाएंगे, तो एक अंक पीछे यानी 3 के बाद आ जाएगा। तो ये आएगा 3.844 पूरे 10 की घात। कितने अंक आगे आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंक आया, तो 8 ये घात हो जाएगी और मीटर। बस यही आपका उत्तर। ठीक। आया ना समझ में। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश की एक किरण प्रकाश की एक किरण द्वारा वर्ष में तय की गई दूरी 9, 4, 6, 0, 5, इसके बाद जो भी जीरो लगे हैं मीटर है। इसे वैज्ञानिक संकेतन में लिखिए। ठीक। वैज्ञानिक संकेतन में ज्ञात कीजिए, कोई बात नहीं, लिखो भाई। 9, 4, 6, 0, 5 और कितने जीरो लगे हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो जीरो लगा दो 11। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक। दशमलव अब हमें लाना है एक अंक बाद, तो लिखो भैया। वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है तो दशमलव 9.4, 6, 0, 5 दशमलव हम एक अंक बाद। हम कितने अंक दशमलव आगे आया है, तो देखो गुणा 10 की घात कितनी हो जाएगी, तो दशमलव इसमें कहीं लगा नहीं था तो यहाँ माना था। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। यह आपका हो जाएगा 10 की घात 15। मीटर लिखा था तो हम यहाँ पे मीटर जरूर लिख देंगे। ठीक। चलिए अगला। अगला सवाल है, लिखा है 2 की घात 38, 2 की घात 38 गुणे 5 की घात 32 का मान ज्ञात कीजिए तथा इसमें कुल कितने अंक हैं। कोई बात नहीं, तो 2 की घात 38 इधर है 5 की घात 32। अब यहाँ पर ना तो आधार बराबर है
और ना ही घाते बराबर है। अब यहाँ पे आधार को बराबर किया नहीं जा सकता है, लेकिन घातों को बराबर किया जा सकता है। कैसे? यदि हम 2 की घात, इसको ये लिख दें, 2 की घात 32 लिख दें, और इंटू में 2 की घात 8 लिख दें, फिर यानी गुणा में, और इधर गुणा में 2 की घात 32 लिख दें, ये 5 की घात 32। ठीक, गुणा में घातें जुड़ती है, तो जैसे ही जोड़ेंगे तो 2 की घात, इधर भी 2 की घात 32 है, इधर 2 की घात 8 है, तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, यानी 32 ये 6 होगा, 8 नहीं 6, तो 32 और 6 38 हो जाएगा। ठीक, तो 2 की घात 6 को हम आगे लिखते हैं, है ना, और ये पीछे कर दे बराबर घात वाले, तो 2 की घात 32 और गुणे 5 की घात 32। अब यहाँ पे एक नियम पढ़ा था, क्या? a की घात यम गुणे b की घात यम। ठीक, आधार अलग अलग हों लेकिन घातें यदि बराबर हों, तो हम करते क्या है, आधारों का गुणा करा देंगे और घात को एक बार लिख देंगे। बताया था ना, यहाँ भी वही काम करेंगे। 2 की घात 6 ये अलग लिख दो, इसको एक जगह कर दो ब्रैकेट में। ठीक, 2 की घात 2 और गुणे 5, यानी आधारों का गुणा करा दिया और घात को एक बार लिख दिया। ठीक, 2 की घात 6 है, तो 2 की घात 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 6 को हम 64 लिख सकते हैं। ठीक, ये आ जाएगा आपका क्या, 2 की घात 6, मतलब ये हो जाएगा 64, गुणे इधर कितना आ जाएगा, 5 गुना 10, 10 की घात 32। अब आपसे क्या पूछा गया है, कह रहा है कि ज्ञात कीजिए तथा ये बताइए कि इसमें कुल कितने अंक होंगे, कुल कितने अंक होंगे। भैया ये 6 और 4, 2 अंक तो ये हो गए, और साथ में 32 इस पर शून्य लगे हुए हैं। ठीक, 32 इस पर शून्य लगे हुए हैं, तो इसका मतलब इस पे कुल कितने अंक हो जाएंगे, या फिर ये कहें तो सीधा सीधा दशमलव में अगर करें तो 6.4 गुणे 10 की घात, ये एक अंक दशमलव यहाँ लगा, एक अंक आगे ले आओ, तो 10 की घात 1 और गुणे ये 10 की घात 32 तो आपका पहले से ही था। ठीक, 6.4 गुणे 10 की घात 32 एक ये 33। ठीक, ये तो आपका मान हो गया, मान ज्ञात कीजिए कहा गया था ना, तो ये तो मान हो गया। अब इसमें ये कहा गया है कि कुल कितने अंक होंगे, तो अंक की अगर बात करें तो कुल अंक 33, ये यानी यहां से सीधा सीधा निकालो भैया, 32 और ये दो 34 अंक, कुल अंक अगर कहेंगे कुल 34 अंक बनेंगे। ठीक, चलिए अगला सवाल है, कह रहा 1 ग्राम दही में 10, है ना, और इस पर कितने करोड़ वायरस होते हैं, इसे वैज्ञानिक संकेतन में, कोई बात नहीं, 1.0 गुणे, दशमलव कहीं लगा नहीं था तो सबसे आखिरी में मानेंगे, इसको एक अंक बाद लेके आएंगे यहाँ पे। ठीक, तो लगाओ कितने जीरो आगे आएगा, कितने अंक दशमलव आगे आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 की घात 8, बस 1 गुणे 10 की घात 8। ठीक, 1 गुणे 10 की घात 8। ठीक, यहाँ पे जो एक जीरो एक्स्ट्रा लगा हुआ है इस क्वेश्चन में, 10 की घात कुल 7, 10 पर 1 पर 7 जीरो हैं, यह कहा गया है कि 10 7 जीरो हैं तो 1 करोड़। ठीक, वायरस होते हैं, इसे वैज्ञानिक संकेतन में लिखिए, कोई बात नहीं। यहाँ वैज्ञानिक संकेतन में जब लिखा जाएगा तो 1 पर कितने जीरो हैं, ये आपके 7 जीरो हैं, 1 पर 7 जीरो हैं, तो हम लिख देंगे 1 पर 7 जीरो, तो दशमलव एक अंक बाद, यानी वैज्ञानिक संकेतन में आ गया तो एक अंक बाद ले आओ, ये आएगा इकाई दहाई, 1 2 3 4 5 6 7, ये आ जाएगा 1 गुणे 10 की घात 7, ये लिखा जाए, यानी दशमलव कहाँ है,
ये ऐसे 0.1, 1.0 गुणे 10 की घात 7, या फिर 10 की घात 7 का जब 1 से गुणा करोगे तो 10 की घात 7। उत्तर ये भी हो सकता है आपका। ठीक। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कह रहा एक स्कूल में 64 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? बच्चे हैं कुल आपके 64 स्कूल में। प्रत्येक बच्चा हाथ धोने में 2 मिनट का समय लगाता है। यानी स्कूल में बच्चे जो 64 बच्चे हैं, प्रत्येक बच्चा हाथ धोने में 2 मिनट का समय लगाता है। बच्चों को बारी बारी से हाथ धोने बारी बारी से हाथ धोने में लगे कुल समय को घातांक में व्यक्त कीजिए। देखो, जो एक बच्चा है, ठीक, एक बच्चा है, उसको समय लग रहा है कितना? 2 मिनट का। एक बच्चे को समय लग रहा है कितने मिनट का? 2 मिनट का। अब यहाँ पे बच्चे कितने हैं? 64 बच्चे हैं। तो जब एक बच्चे को लग रहा है 2 मिनट का समय, तो 64 बच्चे को कितना लग जाएगा? तो 64 बच्चों को लगेगा 2 गुणे 64 लगेगा मिनट। अब यहाँ पर जरा ध्यान दो, 2 गुणे 64 को क्या कहा लिखा जा सकता? घातांक में व्यक्त करना है। तो 64 को अगर हम गुणनखंड में लिखे तो ये आता है 2 की घात 6। कितना आता है? 2 की घात 6। तो 2 की घात 6 और ये 2 की घात 1 है, तो 2 की घात गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 6 7 मिनट। ठीक। कितना आ जाएगा? 2 की घात 7 मिनट आ जाएगा। ठीक। 2000 विषाक्त जीवाणु है प्रति घन मीटर है। यानी एक घन मीटर में एक घन मीटर में जीवाणु कितने हैं? एक घन मीटर में जीवाणु हैं, ये कितने जीवाणु हैं? 2000 ये जीवाणु है। कह रहा जो एक सप्ताह में 100 गुना बढ़ जाते हैं। एक सप्ताह में कितने गुना बढ़ रहे हैं? 100 गुना बढ़ रहे हैं। तो कह रहा 3 सप्ताह बाद कितने जीवाणु होंगे? तो 3 सप्ताह बाद कहा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर देखो तो फर्स्ट सब अगर वीक देखे, तो फर्स्ट वीक अगर वो देखे, तो पहले आपके 2000 जीवाणु थे। तो पहले सप्ताह में जब 100 गुना होंगे तो 100 से गुणा। दूसरे सप्ताह में सेकंड वीक में कितने हो जाएंगे? तो सेकंड वीक में यानी 2000 तो थे ही, और ये पहले सप्ताह में 100 गुना, दूसरे में और 100 गुना हो जाएंगे। ठीक। तीसरे सप्ताह में तीसरे सप्ताह में भाई फिर 100 गुना हो जाएंगे। तो 2000 तो ये आपके पहले से ही थे, यानी, और ये 2000 पहले थे। इसके बाद ये आपके फर्स्ट सेकंड वीक में बढ़े, और ये आपके थर्ड वीक के हो गए। ठीक। अब ये थर्ड वीक के हो गए तो कुल कितने जीवाणु हो गए? तो दो पे कितने जीरो पाएंगे? 3, 2 5, 2 7, 2 9। कितने जीवाणु आएंगे? यानी कितने जीरो? तो ये आपके 3 3 6 3 9, 9 जीरो आ जाएंगे। ठीक। दो पे कितने जीरो? 9। तो ये कितना आ जाएगा? दो पूरे वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है, दशमलव कहीं लगाने, सबसे आखिरी में मानेंगे। और यहाँ से 2 के बाद लाएंगे, तो 2 के बाद जब लाएंगे तो कितने अंक दशमलव आगे आएगा? 9 जीरो है, तो 9 अंक आगे आ जाएंगे। तो 10 की घात कितना? 9। यही आपका उत्तर होगा। ठीक। तो इस तरह से ये आपकी प्रश्नावली भी पूरी तरह से समाप्त हुई।